फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट दिसंबर 2021 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक से दो ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन वहां पर हमको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, या हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो देखिए बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होता है, मूर्त वस्तुओं से अमूर्त की तरफ होता है। सबसे पहले हम वस्तुओं से खेलते हैं, बच्चे वस्तुओं से खेलते हैं, उसके बाद वे सोचना विचारना शुरू करते हैं। तो ये मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब विकास होता है तो सबसे पहले हमारे हाथ का नियंत्रण आता है। बच्चे हाथ का नियंत्रण सीखते हैं, उसके बाद उसकी अंगुलियों का नियंत्रण आता है। और हाथ जो है एक सामान्य है, और जो अंगुलियां हैं एक विशिष्ट अंग है। तो यहाँ पर वो जो विकास है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। पैरों से सिर की ओर होता है, तो गलत बात है। सिर से पैर की ओर होता है, जिसे हम शीर्षाभिमुख विकास कहते हैं, या शीर्षगामी विकास कहते हैं। लेकिन ये पैरों से सिर की ओर होता है, ये गलत बात है। हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, तो यह भी गलत है, ऐसा विकास नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। तो अच्छी बात है, सही बात है। यहाँ पर अच्छी बात तो नहीं कहना चाहिए, ये बात सही है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो कारण भी सही है। जो तर्क दिया गया है कि बचपन में बहुत विविधता है, सार्वभौमिक सभी जगह एक जैसा नहीं होता, गांव में अलग होता है, शहर में अलग होता है, उच्च आय वाले परिवार में अलग होता है, निम्न आय वाले परिवार में अलग होता है। तो सार्वभौमिक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और बहुत विविधता है, अलग अलग तरीके से बचपन बिताते हैं बच्चे। और ये भी बात सही है इस तर्क के आधार पर कि उच्च वाले परिवार में जो बच्चा होगा वह निम्न आय वाले परिवार में जो बच्चा होगा उससे अलग जीवन बिताएगा। तो यहाँ पर दोनों सही है, कथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर सीखना उठाता है। अभी हमने देखा था इसी प्रकार का क्वेश्चन, तो उसी प्रकार का यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पहले बड़ी चीजों को पकड़ना सीख रहा है, उसके बाद चिमटी का इस्तेमाल मतलब अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करके, अंगुलियों से चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके मटर उठाना सीखता है। तो यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? शीर्षगामी में तो सिर से पैर की ओर विकास होगा, तो यह तो नहीं दर्शाता है। समीप दूराभिमुख दर्शाता है, क्योंकि सबसे पहले हाथ का विकास हुआ, हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज को पकड़ा, फिर कुछ विशेष कर रहा है कि छोटी चीजों को उठाना सीख रहा है। तो समीप दूराभिमुख है कि सबसे पहले जो बड़ी चीजें हैं वो कर रहा है, उसके बाद छोटी चीजें हो रही है। तो ये समीप दूराभिमुख है, साम्य धारण नहीं है, ना ही संरक्षण है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। क्या केवल ऐसे माता पिता से ही सीखेंगे जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियां? नहीं, और भी उन्हें प्रभावित करते हैं, आसपास के परिवार के और भी लोग प्रभावित करते हैं उनको। तो ये कथन तो गलत ही है। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, यह भी गलत है। सामाजिकरण बहुत ही जटिल है, बहुत सारे लोगों से होता है, परिवार प्रभावित करता है, विद्यालय से हो जाता है, आप आपसी में बातचीत से होता है। तो यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और रैखिक भी नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही गलत है,
यह भी, कथन भी और तर्क भी। तो यहाँ पर उचित उत्तर होगा ऑप्शन 4। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु स्थायित्व मतलब किसी बच्चे को आपने वस्तु दिखाई और उसे फिर कुछ समय बाद छुपा लिया, तो बच्चे को अभी भी पता है कि वस्तु तो है ही, लेकिन छुपाई गई है। तो ये बच्चे, इसी को बोलते हैं हम वस्तु स्थायित्व की समझ। और दूसरी बात है, यहाँ पर ये समझ आ गई है, लेकिन दूसरी है कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे एक जार है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसी पानी को मैंने एक प्लेट ऐसे बर्तन में रखा जो ज़्यादा चौड़ा है, तो ये बच्चे समझ जाएंगे। एक स्टेज होती है जब बच्चा समझ नहीं पाता है कि यदि पानी इसी में, इसमें भी उतना ही है और इसमें भी उतना ही है, लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि ये चौड़ा बर्तन है इसीलिए इसमें पानी ज़्यादा है। और एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चे समझ जाते हैं कि यहाँ भी पानी उतना ही है, यहाँ भी पानी उतना ही है, केवल बर्तन में आकार के परिवर्तन के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये दो अवस्थाएं होती है। तो यहाँ कहा गया है कि वस्तु स्थायित्व की समझ है, लेकिन ऐसी परिवर्तन वाली समझ नहीं है कि बर्तन बदल दें तो पानी उतना ही रहेगा, ऐसी समझ नहीं है। उनको लग रहा है कि पानी बढ़ गया है। तो ऐसी समझ संवेदी चालक अवस्था में वस्तु स्थायित्व की समझ हो जाती है। और जब हम परिवर्तनीय क्रियाओं की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कुछ कुछ ऑपरेशन तो करने लगता है बच्चा, कुछ क्रियाएं समझने लगता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी इस अवस्था में बच्चे को लगेगा कि किस बर्तन में पानी ज़्यादा है, यदि हमने पूछा तो उसे लगेगा कि चौड़े बर्तन में पानी ज़्यादा है। तो ये समझ नहीं आता है, समझ नहीं पाते हैं बच्चे कि ये दोनों एक से ही है। तो यहाँ पर उचित उत्तर होगा ऑप्शन 2। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसी समझ आ जाती है, परिवर्तन का गुण आ जाता है, बच्चे समझ जाते हैं कि दोनों में पानी उतना ही है। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसके पहले की अवस्था में वे समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चे मूर्त चीज़ों से समझते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के पहले ही अवस्था में पूछा गया है, ये तो उसके भी पहली अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो वहाँ पर मूर्त संसाधनों, बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री, कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है, 2 से 7 वर्ष तक। तो यहाँ पर बच्चों को मूर्त संसाधन ही दिखाने चाहिए, कुछ वस्तुएं दिखानी चाहिए, मॉडल दिखाने चाहिए, चित्र दिखाने चाहिए, सुनाना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए इस उम्र के बच्चों को जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो जटिल चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए बच्चों को, बिल्कुल सरल सी चीज़ें दिखानी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना नहीं चाहिए। अमूर्त वाली अवस्था ही नहीं है, अभी बच्चे इतना ज़्यादा थिंकिंग नहीं कर सकते हैं अमूर्त रूप से। तो ऐसी सोच को नहीं बताना चाहिए, ऐसी समस्याओं को नहीं बताना चाहिए। मूर्त संसाधनों का ही प्रयोग करना चाहिए, चित्रों का या कुछ दिखाना चाहिए, कहानियाँ सुनानी चाहिए, इसी प्रकार का उपयोग करना चाहिए। अगला है, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया उपलब्ध कराने चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि यह अवस्था तो अभी आई ही नहीं है कि बच्चे अपनी कल्पना करके समस्या समाधान करने लगे। उनको तो अभी खेलना, सुनना ये सब ही पसंद है 2 से 7 वर्ष में। तो उन बच्चों को खिलौने इस प्रकार से दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिसे हम मूर्त संसाधन कहते हैं। तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है? पाड़ का अर्थ होता है कि बच्चे सीखते समय उन्हें मदद करना कुछ संकेतों की सहायता से। सवालों के जवाब बताना नहीं है, संकेत एवं इशारे देना है। पाड़ का अर्थ यही है कि बच्चों को सीखते समय कुछ दिक्कतें आ रही है तो उन्हें संकेत और इशारे देकर उनके सीखने के स्तर को बढ़ाना। भौतिक पुरस्कार देना नहीं है, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना भी नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। ऐसा मानना नहीं था लेव वाइगोत्स्की का। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, यह भी नहीं है। इनाम की तो बात ही नहीं करते हैं वाइगोत्स्की। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, गलत बात है। निष्क्रियता की बात नहीं करते हैं लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, निष्क्रिय रूप से नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन उत्तर नहीं होंगे और स्वाभाविक रूप से चौथा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। कहा गया है ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। बिल्कुल सही बात है, लेव वाइगोत्स्की ऐसा ही कहते हैं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, दूसरों की मदद लेके सीखते हैं, उन्हें हम पाठ उपलब्ध करवाते हैं और सिखाते हैं, उनके ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। कहा गया है कि बच्चे इस प्रकार का नैतिक तर्क करेंगे किसी भी नैतिक दुविधा में कि मानव अधिकार सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना ही होगा लॉरेंस कोलबर्ग के हिंज डिलेमा के बारे में, या हिंज दुविधा इन्होंने दी थी बच्चों को। तो उसमें क्या होता है कि हिंज दुविधा में जो व्यक्ति है वो क्या चूज करता है, कुछ बच्चे एक पक्ष का उत्तर देते हैं, कुछ बच्चे दूसरे पक्ष का उत्तर देते हैं। दो प्रकार की सिचुएशन होती है, उसमें आपको उसका डिटेल्ड एनालिसिस देखना ही चाहिए लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का। तो उसमें एक पक्ष ये होता है, चलो बहुत लंबी कहानी है, मैं आंसर ही बताता हूँ यहाँ पर। मानवाधिकार का सबसे जरूरी है वह भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो आज्ञा पालन और दंड में ऐसा नहीं होता है कि बच्चे की नैतिकता यहाँ पर दंड और आज्ञा पालन के कारण होती है, यहाँ पर कोई नैतिकता होती ही नहीं उनकी। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में भी ऐसा नहीं होता है। बच्चे तो दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमें अच्छा कहें और इसी के आधार पर वे अपना नैतिक निर्णय लेते हैं। अधिकारिता व सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में बच्चे ये सोचते हैं कि सभी को समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। तो तीनों अवस्थाओं में ऐसा कुछ नहीं होता कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी हो जाता हो उनके लिए। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि जो मानव अधिकार है वह ही सर्वोच्च होता है, उसी के आधार पर हमें नैतिक निर्णय लेने चाहिए। इसकी थ्योरी का डिटेल वीडियो आपको देखना है, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो यहाँ पर उत्तर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। सरल प्रक्रिया तो नहीं है अधिगम, सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे स्कूल में सीखते हैं और स्कूल एक प्रकार का छोटा सा समाज ही है। केवल औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक रूप से भी बच्चे सीखते हैं। परीक्षाओं पर भी नहीं है, बच्चे सीखने के लिए भी वहाँ सीखते हैं। तो ये केवल परीक्षाओं पर आधारित नहीं होता है अधिगम। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को पोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। बिल्कुल पोषित और विकसित किया जा सकता है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, ऐसा ही कहते हैं हॉवर्ड गार्डनर। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना नहीं है। केवल उपलब्धि से ही हम ऐसा तय नहीं करते हैं कि बच्चा ज़्यादा IQ वाला है या ज़्यादा बुद्धिमान है।
एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं। किसी भी वर्ग के बच्चा बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन ये अवश्य कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत है। तो यहाँ पर उचित उत्तर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में निर्देश दिया जाए या किस भाषा में शिक्षा दी जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि आपको मातृभाषा में देनी है शिक्षा। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर ये कंपलसरी नहीं है, मातृभाषा में देनी है। यदि मातृभाषा हिंदी है तो आप हिंदी में दीजिए, संस्कृत है तो संस्कृत में दीजिए, और कोई दूसरी भाषा है तो उसमें दीजिए। तो यहाँ पर उचित उत्तर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं? बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हो रहा है, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य कर रहे हैं, तो ये किस कक्षा की विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी कक्षा नहीं है। अभी की जो फिलॉसफी है या सिद्धांत है कक्ष का, वह है सामाजिक संरचनावादी कक्ष का सिद्धांत। तो इसी आधार पर यहाँ पर हो रहा है। और शिक्षक केंद्रित कक्षा नहीं है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं है। अभी का जो अवधारणा है वो है सामाजिक संरचनावादी कक्ष, और उस कक्ष में बच्चों के बैठने की लचीली व्यवस्था होती है कि बच्चे कहीं भी बैठकर पढ़ें और समूह में कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? किस प्रकार जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। तो किस प्रकार की कक्षा में या किस तरह से ध्यान रख सकता है शिक्षक? मानकीकृत व एक समान यदि इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र इस्तेमाल करेगा तो क्या जो शिक्षक है हर बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा? यदि वह मानकीकृत व एक समान शिक्षा शास्त्र का उपयोग करेगा तो नहीं। एक समान का शिक्षा शास्त्र उपयोग करने से अलग अलग प्रकार के अधिगम शैलियों वाले अलग अलग प्रकार से सीखते हैं बच्चे, तो उनको कैसे वह सिखा पाएगा यदि वह एक ही तरीके से सिखा रहा है सबको? पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित होगा तब भी नहीं होगा। कुछ बच्चे परीक्षाओं के लिए पढ़ते ही नहीं है, वो तो अपनी रुचि के लिए पढ़ते हैं, तो यह भी अच्छा है ही नहीं। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे पाठ्य पुस्तक से अच्छे से समझ में आता है, कुछ बच्चों को पाठ्य पुस्तक से अच्छे से समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर बच्चों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो रही है। तो ये सब शिक्षा शास्त्र अच्छे नहीं हैं। संलग्न व संदर्भित शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए। जिस बच्चे को जैसा आए, जिस संदर्भ में बच्चा समझ सकता है, उस संदर्भ में उसे संलग्न करके पढ़ाना चाहिए, और इसी प्रकार का शिक्षा शास्त्र सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं है, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना भी नहीं है, याद रखने पर तो बल देना ही नहीं है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है मूल्यांकन का उद्देश्य। हम मूल्यांकन इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे और भी अच्छे से सीख पाएं। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड नहीं बनाना है कि इतने नंबर लाए बच्चों ने तो उन्हें अच्छे से सीख लिया। ऐसा करना नहीं होता है मूल्यांकन करने का उद्देश्य। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हुआ ऑप्शन 3 कि बच्चों को सीखने में मदद करते हैं हम मूल्यांकन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। तो देखिए समावेशन में क्या होता है, सभी बच्चों को हम सामान्य कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं। विकलांग बच्चों को भी सामान्य कक्षा में हम पढ़ा रहे होते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी हो सकते हैं, पठन विकार या इस प्रकार की विकार वाले भी बच्चे हो सकते हैं, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे भी
हो सकते हैं, किसी को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को गणित करने में दिक्कत है, तो इन सभी को हम साथ में पढ़ा रहे हैं, इसका अर्थ है समावेशन का। तो सभी विद्यार्थियों का सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना ऐसा होता है समावेशन की, कि उनकी जो सामाजिक पहचान है उससे हटकर हम सबको साथ में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको कक्षा में अपनाते हैं। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा नहीं करते हैं, उनको देखते हैं हम कि कैसे इन बाधाओं को हटा सकते हैं, हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम ध्यान देकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना। हिंदी गलत लिखी हुई है, बढ़ावा देना। भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं होता है समावेशन का उद्देश्य। भागीदारी और जुड़ाव के असमान नहीं, समान अवसर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? हर विद्यार्थियों को पहचानें और उसका सम्मान करें, तो ऐसा तो करना ही चाहिए। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, ऐसा नहीं करने चाहिए कि जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं उन्हीं के अनुभवों को प्राथमिकता दे रहे हैं आप, तो इससे हमें बचना चाहिए और यही उत्तर होगा इसका, क्योंकि ऐसा तो हमें करना ही है। शिक्षण की सामग्री में विविधता भी हमें शामिल करना ही है, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास भी करना ही है, लेकिन ये हमने ये कहा कि जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं उन्हीं के अनुभव को प्राथमिकता दे रहे हैं, इससे हमें बचना है, तो उत्तर होगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत होती है। पी डी जैसा दिखता है, पी ऐसा दिखता है, पी इस प्रकार दिखने लगेगा, बी डी जैसा दिखता है, डब्ल्यू एम की तरह दिखने लगेगा। तो ऐसी दिक्कतें आती है, पढ़ने में भी दिक्कतें होती है, तो ये पठन विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे, ये प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि निश्चित विधा केवल एक ही विधा से पढ़ाएंगे हम, या बच्चों की अभिव्यक्ति हम केवल एक ही विधा से लेंगे, तो यह अच्छा नहीं है। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, यह भी गलत है। हमने ये कहा कि कोई बच्चा असफल हुआ तो उसको कहा कि आप में ही कमी है, तो यह भी अच्छा नहीं है। बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य देने से भी बच्चे बोर हो जाएंगे, कभी कभी चिढ़ भी जाएंगे, तो यह भी अच्छा नहीं है। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। यह अच्छा है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके अलग अलग तरीकों से बच्चों से पूछें, तो जिस बच्चे को जो पसंद आएगा वह उस तरीके से उत्तर देगा, और यह सबसे अच्छी रणनीति होगी समावेशन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। सही बात है, जल्दी ही समझ जाते हैं क्या कहा जा रहा है। अपने आयु स्तर के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को, तो गलत बात है। अपने आयु के तो हल करेंगे, साथ में वो तो अपनी आयु के ज़्यादा स्तर है उन प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। वो तो सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, गलत है। वो तो जटिल कार्य चुनते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी हैं और भी कठिन से कठिन कार्य संपन्न करने के लिए उत्सुक होते हैं। प्रतिभा विद्यार्थी में मूल बातों की सहज समझ का अभाव तो होता ही नहीं है, गलत ही है। प्रतिभावान विद्यार्थी जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं जानकारी को, सबसे सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा, दंडित और अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित तो करना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। तो हमें बताना है कि इससे बचना चाहिए।
संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण भी देने चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है। इससे बच्चों को दोनों तरीके से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर भी लागू करके दिखाना चाहिए कि कैसे हम नई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इससे हमें बचना चाहिए ऐसा करने से, कि बोला बच्चों के बोर्ड पर जो लिखा है उसे लिख लो आप और याद कर लो, और बिना समझे ही, तो यह बात गलत है। ऐसा हमें नहीं करवाना चाहिए। यदि हम कोई कॉन्सेप्ट का विस्तारण करवा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, तब तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? विफलता को कम करना है यानी सफलता बढ़ानी है उनकी, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, तो इसको लागू करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो भी समाज में चल रहा है उसी संदर्भ से पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे तो उनकी सफलता बढ़ जाएगी। जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए, उनके लिए प्रासंगिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ उनके जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो तो गलत है। अमूर्त से नहीं, सरल से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम ही लागू करना चाहिए। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास नहीं करना चाहिए, कि बच्चों को सीखना है इसलिए आपने कक्षा में कंपटीशन बढ़ा दिया, तो यह गलत बात है। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना चाहिए, कि बच्चे जो भी अनुभव विचार करते हैं उनको जोड़ करके कक्षा में सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे सार्थक रूप में सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना नहीं चाहिए, सार्थक खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख सकें। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत ही है। जो सामाजिक संदर्भ से संबंधित हैं ऐसे उदाहरण हमें देने चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? अगेन बचना चाहिए वाला प्रश्न पूछा गया है। उन्हें दिए गए उदाहरण में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, तो ऐसा करना ही चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए, अर्थात यह उत्तर नहीं है। उस संप्रत्यय से गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, तो ऐसा भी करवाना चाहिए बच्चों को, कि बच्चे ये बताएं कि क्या इसका उदाहरण नहीं है। इससे बच्चों का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तो यह भी करना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। हमें बताना है कि बचना किससे चाहिए। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, तो यह भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले ही आप जटिल प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद सरल उदाहरण बता रहे हैं, तो यह तो उल्टा हो गया। पहले सरल और फिर जटिल बताना चाहिए, तो यह भी नहीं है। उत्तर यह भी नहीं है। मतलब उत्तर यही है, क्योंकि इसी से हमें बचना है, कि पहले जटिल बता दिया और फिर सरल बता रहे हैं, तो यह गलत बात है और इसी से हमें बचना चाहिए। ऐसा तो हमें करवाना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ऐसा भी, और नई जानकारी को पिछले ज्ञान से तो जोड़ना ही है। तो यहाँ पर तीनों तरीके से ऐसा करना चाहिए, लेकिन यह उत्तर नहीं है। और जो उत्तर है वह यह है, क्योंकि हमें पहले जटिल उदाहरण नहीं देना है और फिर सरल बताना है, तो यह उल्टा है और इसी से हमें बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी खालिस्तान का विकास कर रहा है। विलंबित नकल, आत्मकेंद्रिता, अधिसंधान या अति औचित्य, तो ये सब नहीं कर रहा है। आत्मकेंद्रिता, विलंबित नकल और अति औचित्य, ये सब नहीं कर रहा है। इस प्रकार ये क्या कर रहा है कि मैंने जो याद किया था, मैंने जो पढ़ा था वो मुझे याद है और मैंने उसका उत्तर दिया, जो भी प्रश्न आया उससे संबंधित। तो मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे वह चीज़ क्यों याद है, इस प्रकार का विचार कर रहा है विद्यार्थी। तो इस प्रकार की अवधारणाओं को हम कहते हैं अधिसंधान
या मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में हम ये सोचने लगते हैं कि हमने ये चीज़ें क्यों सीखी है और हम कैसे इसको और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। खुद के ही बारे में, खुद के ही सीखने के बारे में लगातार अपने आप से प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसा करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन या अधिसंधान। तो यहाँ पर अधिसंधान कर रहा है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है? कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। तो देखिए, जब कोई भी समस्या आती है हमारी या किसी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 2 3 4 5, और इसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, चरण दर चरण निर्देश, इसको हम कहते हैं अल्गोरिदम, और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा कलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया के बारे में नहीं बताती है। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं भी नहीं बताती है। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ बताती है, कि बच्चे की जो भी भ्रम है उनका, कि वो क्या है, उनकी भोली भाली अवधारणाएं, उन्होंने जो भी सोचा समझा आसपास से और समझ लिया कि ये ऐसे होता है। तो ये उनकी भोली भाली अवधारणा और सहज समझ को दर्शाती है। इनको हटाने का प्रयास करना चाहिए उनसे प्रश्न करके। तो यहाँ पर उचित उत्तर 3 ही है। गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार नहीं है। किसी बच्चे को कुछ भ्रांति है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई तंत्रिका संबंधी विकार ही हो गया। तो यह गलत बात है। यह उनकी कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में भोली सहज समझ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो गर्व किस में आएगा, आप ही बताइए। गर्व आएगा जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे पढ़ानी करनी चाहिए क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। तो यह अंदर से प्रेरणा आएगी। यहाँ पर कोई इंटरफियर नहीं कर रहा है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। शिक्षक का हस्तक्षेप है, इसका मतलब है कि यह बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक नहीं है। हमें आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण बताना है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। यह भी बाहरी है, क्योंकि कंपटीशन दूसरों को देखकर ही आता है। तो यह भी बाहरी प्रेरणा ही है। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो यह भी बाहर से ही आ रहा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हुआ ऑप्शन 1। और इस प्रकार हमने इस पेपर के CDP सेक्शन को एनालिसिस कर लिया है, और आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।